हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डीपीएसपी। डीपीएसपी को हम हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं और डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और इसके बाद में इनको कितने भागों में बांटा गया है और इससे संबंधित कुछ संशोधन हुए हैं और इनकी आलोचना क्या है, ये आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो इसमें ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। तो राज्य मतलब हमारे क्या हो जाएगा, तो राज्य का मतलब हमारी जो सरकार है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि राज्य में सब कुछ आ जाता है। तो राज्य में सब कुछ किया जाएगा तो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है इसमें जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं और जो भी कार्मिक हैं और सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, इन सबको किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, राज्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो राज्य और इसके बाद फिर नीति, ठीक है, और निदेशक मतलब राज्य को नीति बनाने के लिए समय समय पर जो निर्देश देते हैं उससे तत्वों को हम क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें राज्य को प्राप्त करना है, आ रहा समझ में, और समय समय पर राज्य के या सरकार के ये मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ये हमेशा मार्गदर्शक होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सरकार अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी योजना बनाती है, कोई भी कल्याणकारी योजना बनाती है तो ये समय समय पर सरकार को गाइडेंस करते हैं, सरकार को मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये सरकार कोई भी अगर कल्याणकारी योजना बनाती है तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कल्याणकारी योजना बनाती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें इसका अर्थ क्या हो जाता है जो मैंने आपको बताया है। तो सीधे सरल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे या ये वे लक्ष्य या आदर्श होते हैं जिनको राज्य को भविष्य में प्राप्त करना है और ये सरकार के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का इनका उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आ रहा समझ में। तो हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या हो जाता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर मौलिक अधिकार मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है, उनके बिना मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए कुछ ऐसे अधिकार थे जो उसी समय देना जरूरी था तो उनको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। अब कुछ ऐसे अधिकार जो देना तो जरूरी है लेकिन इनके बिना मानव का, मनुष्य का या भारतीय नागरिकों का काम चल सकता है, तो ऐसे अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख दिया गया है। ठीक है, और जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने यही सोचकर अधिकारों को, कुछ अधिकारों को इधर डीपीएसपी में शामिल किया है। और उन्होंने कहा था कि हे हमारे देश के सभी नागरिकों, अभी हमारे पास इतने पैसे या हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सारे अधिकार हम आपको दे दें अभी, लेकिन जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा वैसे वैसे सारे अधिकार हम आपको देते जाएंगे। तो जो अधिकार थोड़े समय के लिए मतलब व्यक्ति का काम, नागरिकों का काम चल सकता था जिन अधिकारों के बिना, तो ऐसे अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है और समय समय पर हमारी सरकार हमारे भारतीय नागरिकों को ये अधिकार भी प्रदान करती जा रही है। आ रहा समझ में, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं तो सर्वप्रथम हमारे भारत के किस अधिनियम में इसका वर्णन किया जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जब भारत आता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इनका वर्णन किया गया था, किसका, ये डीपीएसपी का। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि हमारे भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम में इनका प्रावधान किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें इनका वर्णन किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो वर्तमान में हमारे संविधान में डीपीएसपी का वर्णन है ये पूरे के पूरे डीपीएसपी उसमें
भारत शासन अधिनियम 1935 में लिखे हुए थे, ऐसा नहीं था। तो उस समय जब भारत शासन अधिनियम 1935 हमारा भारत आता है, तो उस समय किस रूप में वर्णित किया गया था? अनुदेश प्रपत्र के रूप में इनको वर्णित किया गया था। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस रूप में शामिल किया गया था? तो ये अनुदेश प्रपत्र के रूप में इन्हें शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जब हमारा भारत का संविधान बनाया जा रहा था या लिखा जा रहा था, तो उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटेन सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। आ रहा समझ में? इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उनके लिए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जारी किए गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद में हमको भारत शासन अधिनियम 1935 के जो अनुदेश प्रपत्र में जो जो तत्व अच्छे लगे वो हमने यहाँ पर स्वीकार किए, और बाकी फिर हमने ज़्यादा कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? आयरलैंड से। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए हमने डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया है? तो आपको याद रखना होगा आयरलैंड से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन पूछा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला नाम आता है BN राव का। अब ये BN राव कौन थे? तो ये हमारे भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे, याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि BN राव कौन थे? तो ये हमारे भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे, आपको ध्यान रखना होगा। संविधान सभा के सलाहकार थे, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। बेनेगल नरसिंह राव, ये इनका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय इन्होंने कहा था कि 2 प्रकार के अधिकार हैं। आ रहा समझ में? इन्होंने कहा कि 2 प्रकार के अधिकार हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एक प्रकार का अधिकार होगा, तो ये ऐसे अधिकार होते हैं जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, और कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं होते। इनका अर्थ क्या हो जाता है? तो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित मतलब ये कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं या न्यायालय के द्वारा लागू किए जाते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे अधिकारों को BN राव ने कहा कि इन्हें हमें मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखना चाहिए, और संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया जाना चाहिए, जो कि फिर बाद में किया जाता है। तो इन्हीं के कहे अनुसार फिर हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में शामिल कर लिया गया। तो जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार होते हैं, ये ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें न्यायालय के द्वारा लागू किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा होता है कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं होते या न्यायालय द्वारा अप्रवर्तित होते हैं, मतलब न्यायालय के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता या हम इनके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप इनके खिलाफ में न्यायालय नहीं जा सकते डीपीएसपी के लिए। याद रखें, हमारी सरकार की इच्छा है, अगर सरकार के पास पैसा होगा, मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो आपको कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इनका लाभ मिलेगा, और अगर सरकार की इच्छा होगी तो योजनाएं चलाएगी, नहीं तो बंद कर देगी। आप इसके खिलाफ में न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप तुरंत न्यायालय जा सकते हैं, आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता डीपीएसपी में, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर तो कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, BN राव ने कहा कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होते, मतलब न्यायालय द्वारा अप्रवर्तित होते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, और हम इनके खिलाफ में न्यायालय नहीं जा सकते। तो ऐसे अधिकारों को इन्होंने कहा कि हम संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में इन्हें शामिल कर देते हैं। तो इन्हीं के कहे अनुसार फिर हम देखते हैं कि संविधान के भाग 4 में
ये डीपीएसपी को रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि BN राव ने ये 2 प्रकार के अधिकारों की बात की थी। इसके बाद फिर आगे देखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डीपीएसपी होते हैं, तो इनके संबंध में कुछ हमारे विद्वानों का विचार है। तो देखिए किन किन विद्वानों ने क्या क्या इनके बारे में कहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो इसमें देखिए सबसे पहले BN राव। तो BN राव का फुल फॉर्म थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बेनेगल नरसिंह राव, ये इनका फुल फॉर्म होता है। और ये कौन थे उस समय संविधान सभा में? तो संविधान सभा के सलाहकार थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इन्होंने कहा है डीपीएसपी के बारे में कि नीति निर्देशक तत्वों, ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व होता है। इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी होते हैं तो ये राज्य के जो भी प्राधिकारी होते हैं उनके लिए शिक्षा देते हैं, मतलब उनको सलाह देते हैं समय समय पर। आ रहा समझ में? तो आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार के लिए ये मार्गदर्शन का कार्य करते हैं या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं डीपीएसपी। अगर हमारी सरकार कोई भी योजना बनाती है तो इन डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही बनाती है। आज जितनी भी योजनाएं चल रही, कल्याणकारी योजनाएं, सब इन्हीं को ध्यान में रखकर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। इसके बाद फिर अगला देखिए ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है डीपीएसपी के बारे में? तो इन्होंने कहा कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम है। इन्होंने कहा अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो डीपीएसपी बहुत जरूरी होते हैं और इन्हीं के माध्यम से समाज में क्रांति लाई जा सकती है, समाज का विकास किया जा सकता है। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व और अधिकार ये संविधान की मूल आत्मा होते हैं, ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये किस एक विद्वान का स्टेटमेंट है या कथन है, तो आपको ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम बताना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान सभा के मुख्य संविधान निर्माता थे, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है और ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि हमारे भारत में हर व्यक्ति के पास इतना पैसा हो कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर ले। आ रहा समझ में? तो हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है, और इन तत्वों को विशेषता वाला उन्होंने बताया है। और मूल अधिकारों के साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी संविधान की आत्मा है और दर्शन है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ये किसने कहा कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये संविधान की आत्मा और दर्शन है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे इनका क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, इनके स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं कि किसने क्या कहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के विचार डीपीएसपी से संबंधित ये समाप्त होता है। अब इसके बाद में आगे आते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं तो इनका हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर वर्णन है और कहाँ से हमने लिया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से अडॉप्ट किया है। याद रखना, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में, बिहार पीएससी में और जो अन्य राज्यों की पीएससी के एग्जाम्स होती है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। इसके बाद फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में इनका प्रोविज़न है, तो आपको याद रखना होगा कि हमारे संविधान के भाग 4 में इनका प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका वर्णन है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में कई बार आपसे यह भी पूछा गया है कि बताइए कि जो डीपीएसपी होते हैं तो इनका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग 36 से 51, 36 to 51।
इसके बाद फिर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है, तो अब इसमें हम शुरू कर रहे हैं। देखिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 36 होता है, 36 होता है, इसमें लिखा हुआ राज्य की परिभाषा। अब यहाँ पर राज्य की परिभाषा क्या है, तो जो उधर हमने आर्टिकल 12 या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो आपको बताया है राज्य की परिभाषा, तो वही राज्य की परिभाषा यहाँ पर भी आती है। तो राज्य की परिभाषा या राज्य का मतलब क्या हो जाता है, तो राज्य का मतलब हो जाता है कि हमारी केंद्र सरकार, मतलब जो कार्यपालिका होती है, केंद्र की कार्यपालिका हो चाहे राज्य की कार्यपालिका हो, और इसमें जितने भी कार्य करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कार्मिक हैं। इसके बाद फिर इसमें हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं, इन सबको मिलाकर हम राज्य ही कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आर्टिकल 37 में क्या प्रोविजन किया गया है, तो इसमें हमारे राज्य को कुछ कार्य सौंपे गए, मतलब राज्य का कर्तव्य अनुच्छेद 37 में बताया गया है। तो इसमें राज्य का कर्तव्य क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डीपीएसपी होते हैं, ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता है, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि हमारे प्रशासन के लिए, हमारे शासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हमारे सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो ये इन्हीं डीपीएसपी को ध्यान में रखकर चलाई जाती हैं। अगर कोई भी कल्याणकारी योजना हमारी सरकार को बनाना है, लागू करना है, तो ये डीपीएसपी का अनुसरण करते ही कोई भी कल्याणकारी योजना शुरू की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में राज्य का कर्तव्य होगा, तो राज्य का कर्तव्य क्या होगा कि हमारे देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजना से संबंधित विधि बनाए और उनका लाभ उन्हें प्रदान करें। तो ये होगा राज्य का कर्तव्य, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। तो एग्जाम में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी से संबंधित राज्य का कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको याद रखना होगा आर्टिकल 37 में। ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखिए, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कुछ भागों में बांटा जाता है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या इनका वर्णन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हम करते हैं। तो इसमें देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, इनका वर्णन 3 प्रकार से किया गया है। तो 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला वर्णन होता है इसमें समाजवादी, मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं या कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जिन्हें समाजवादी तत्व के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। फिर इसके बाद में दूसरे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे डीपीएसपी होते हैं जिन्हें उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम इन सब को तीनों को एक एक से समझेंगे और इनमें किस विचारधारा में कौन कौन से अनुच्छेद को शामिल किया गया है, ये इसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए इसमें समाजवादी विचारधारा। अब समाजवादी विचारधारा का मतलब क्या हो जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि संसाधनों का समान वितरण करना। और जो समाजवाद होता है, तो समाजवाद से मिलकर ही समाजवादी शब्द बनता है। और समाजवाद का मतलब क्या हो जाएगा, तो संसाधनों का समान वितरण करना है। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नागरिकों का करना है। तो ऐसी विचारधारा को हम समाजवादी विचारधारा कहते हैं। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद को शामिल किया गया है, तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में गांधी विचारधारा या गांधीवादी विचारधारा, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो उस समय गांधी जी ने कुछ विचार व्यक्त किए थे अर्थ समझ में, और उन्हीं विचारों को पूर्ण करने के लिए कुछ अनुच्छेद को इस गांधीवादी विचारधारा में शामिल किया गया है। तो इसलिए इन डीपीएसपी को गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। फिर कुछ उदारवादी हैं, तो उदारवादी शब्द किससे मिलकर बनता है, उदारवादी शब्द यहाँ पर उदार से मिलकर बनता है। और उदार का मतलब क्या होता है, दयालु प्रवृत्ति का। अर्थ समझ में, उदारवादी का मतलब ये होता है कि जो नियम कानून थोड़े शिथिल हो, उसको कहते हैं उदारता या दयालु स्वभाव का, ये होते हैं उदारवादी। तो ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं डीपीएसपी के जिन्हें उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें पहला अपन शुरू करते हैं समाजवादी विचारधारा या समाजवादी सिद्धांत। तो कुछ समाजवादी सिद्धांत है। अब यहाँ पर समाजवादी का अर्थ क्या हो गया, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि समाजवादी का अर्थ क्या होता है। तो सीधी सिंपल भाषा में आपको ध्यान रखना है कि जो समाजवादी शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है, तो यह समाजवाद से मिलकर बना है। और समाजवाद का मतलब क्या हो जाता है कि संसाधनों का समान वितरण करना।
ठीक है, ऐसा क्यों किया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा? तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में क्या सभी लोग करोड़पति, सभी लोग अमीर हैं क्या? नहीं हैं। तो हमारे भारत में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में जीवन यापन कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं हमारे भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अमीर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो हमारे भारत में सभी लोग अमीर नहीं हैं, आ रहा समझ में? तो जो अमीर लोग हैं वो अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, और जो गरीब वर्ग है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करेगी सरकार? तो सरकार इन्हें भी कुछ संसाधन उपलब्ध कराएगी ताकि ये भी अपना आर्थिक विकास करे, सामाजिक विकास कर सके, अपना राजनीतिक विकास कर सके। आ रहा समझ में? इसी सिद्धांत को हम कहते हैं समाजवादी सिद्धांत। मतलब जो भी संसाधन है तो उन संसाधनों का इन गरीब वर्ग के बीच में, ठीक है, समान संसाधनों का वितरण करना है। यही अवधारणा, यही सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें कुछ अनुच्छेद इसमें लिखे हुए हैं, तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो पहला आर्टिकल इसमें आता है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे लोगों को या नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। आ रहा समझ में? ये वर्णन इसमें किया गया है। तो इसी में देखते हैं हम आर्टिकल 38 का पार्ट 1। तो आर्टिकल 38 का पार्ट 1 इसमें लिखा हुआ है कि राज्य, अब राज्य का मतलब कौन? तो राज्य का मतलब हमारी सरकार, सरल भाषा में। आ रहा समझ में? तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, मतलब सरकार क्या करेगी? तो सरकार लोगों के कल्याण के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे हमारे भारतीय नागरिकों को कैसा न्याय मिलेगा? तो हमारे भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय मिलेगा, और कैसा न्याय मिलेगा? तो आर्थिक न्याय मिलेगा, और कैसा न्याय मिलेगा? तो राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है? तो इसमें आप जल्दी से समझिए। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने मूल अधिकार आपको पढ़ाया था तो उस समय ये सब समझाया था मैंने, ठीक है। इसके बाद फिर जब प्रस्तावना भी पढ़ाई थी तो आपको प्रस्तावना में भी आपको मैंने समझाया था। फिर भी एक बार वो समझ लीजिए आप कि क्या है ये। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय का मतलब हो जाता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो छुआछूत की समस्या है इसको समाप्त किया जाएगा। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जैसे ब्राह्मण हैं या राजपूत हैं, तो ये निम्न जाति के लोगों के साथ न तो बैठते हैं कभी, और न ही खाना खाते हैं, और न ही इनके हाथ का कभी पानी पीते हैं। आ रहा समझ में? अगर गांव में कोई हैंडपंप है और हैंडपंप पे अगर कोई जनरल कैटेगरी की महिला पानी भर रही है, तब तक कोई भी एससी कैटेगरी की महिला हैंडपंप पर नहीं आ सकती। जब वह महिला पानी भरकर चली जाएगी तब फिर वह महिला उस हैंडपंप से पानी भर सकती, एससी वाली। आज भी ऐसी कंडीशन गाँव में, आज भी हम देखते हैं कि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे इंडिया में अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो अनुसूचित जाति के लोगों को, एससी के लोगों को आज भी शादी में या विवाह में या जो अन्य उनके कार्यक्रम होते हैं, ब्राह्मणों के, राजपूतों के, जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले आज भी एससी कैटेगरी वाले लोगों को हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे भारत में इनको कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। आ रहा समझ में? और अगर इनको बुलाया भी जाता है तो दूर बैठते ही है, साथ में नहीं बैठाकर इनको खाना खिलाया जाता, इनको दूर बैठना पड़ता है। ऐसी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? तो इस समस्या का समाधान है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि हमारे भारत में जो छुआछूत की समस्या है इसको समाप्त करना है। तो बाबू जगजीवन राम कहते थे कि हमारे भारत में रोटी और बेटी का व्यवहार समान होना चाहिए। तो रोटी और बेटी का व्यवहार का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे भारत में लोगों के मन में हमें ऐसी विचारधारा को उत्पन्न करना है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ बैठकर खाना खा सके, और कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का विवाह किसी भी जाति के लड़के के साथ कर सके। जब ऐसा हमारे भारत में होने लगे तो आप समझ जाना कि हमारे भारत में समाजवाद आ चुका है। ये कहते थे बाबू जगजीवन राम। तो ऐसा सामाजिक न्याय हमें लोगों को दिलाना है, ये संविधान निर्माताओं का सपना है। तो ये न्याय कब मिलेगा? तो इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, हमारा राज्य प्रयासरत है, लगातार ये कार्य कर रहे हैं कि ये जो छुआछूत जैसी समस्या है इसको समाप्त किया जाए। हर व्यक्ति का समाज में अपना दर्जा हो, हर व्यक्ति के समाज में अपनी प्रतिष्ठा हो, आरा समझ में अच्छा जीवन जी सके, अच्छा खाना खा सके, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसके बाद में अगला जाता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब हो जाता है कि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके,
अच्छा खाना खा सके, अच्छा रहन सहन हो उसका, बीमार होने पर अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करा सके, इसे कहते हैं आर्थिक न्याय। तो हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो जो भी गरीब वर्ग है उस गरीब वर्ग को हमारी सरकार सहायता दे रही है, आर्थिक सहायता सरकार की ओर से की जा रही है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, अपने समाजवादी सिद्धांत में। राजनीतिक न्याय में क्या है, तो राजनीतिक न्याय में हमारी सरकार प्रयासरत है कि हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमारे भारत में है, भारत का नागरिक है, तो एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार रखता है, और यदि वह चुनाव लड़ना चाहता है, वह शर्ते कि वह उसके योग्य हो, ठीक है, तो वह चुनाव भी लड़ सकता है। इसको कहते हैं राजनीतिक न्याय। और ये तीनों न्याय हमारे भारतीय नागरिकों को प्रदान करना हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने सपना देखा था, जिसको हमारी सरकार लगातार पूरा करने में प्रयासरत है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल आता है, आर्टिकल 38 का पार्ट 2, अनुच्छेद 38 का खंड 2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारे भारत में जो आय की असमानता है इसको दूर करना है, इसको समाप्त करना है। अब आय की असमानता का मतलब क्या हो जाएगा, तो एक तरफ हमारे भारत में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, और हमारे भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास 1000 रुपया नहीं है। आ रहा समझ में। अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है, हमारे भारत में ऐसे आज भी ऐसे लोग हैं कि यदि उनके घर में या यदि कोई बीमार हो जाता है तो इलाज कराने के लिए आज उनके पास पैसे नहीं है। कभी कभी तो ऐसा समय आता है उन लोगों के पास कि 500 रुपये तक नहीं होते हैं। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ ऐसा वर्ग है जिसके पास 500 रुपये नहीं होते हैं समय पर, और एक तरफ ऐसा वर्ग है जिसके पास 500 करोड़ 500 अरब रुपए तक होते हैं। अब आप बताइए, अगर इस प्रकार का वर्ग होगा तो इनके बीच में अंतर है बहुत ज़्यादा। ये आय की असमानता है कि नहीं, तो इस आय की असमानता को दूर करना है, ये हमारे राज्य का कर्तव्य है। तो आय की असमानता कैसे दूर होगी, तो हमारी सरकार ये आय की असमानता को दूर करने के लिए सबको रोजगार कार्यक्रम के तहत रोजगार से जोड़ रही है कि हर गरीब आदमी के पास अपना खुद का रोजगार हो। इसीलिए हमारी सरकार ने मुद्रा योजना चलाई है, केंद्र सरकार ने, ताकि मुद्रा योजना के माध्यम से कुछ लोन ले बैंक से, और उसके बाद फिर अपना कार्य जैसे जैसे धीरे चालू हो जाए तो फिर धीरे धीरे उसके किस्त को चुकाते रहें। तो ऐसे हमारी सरकार सहायता कर रही है। इसके बाद फिर प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत सम्मान। ये जो इज्जत और सम्मान और प्रतिष्ठा में असमानता है इसको दूर करना है। अमीर आदमी की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, गरीब आदमी की इज्जत नहीं होती है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, तो इस असमानता को दूर करना है। इसके बाद फिर जो सुविधाएं हैं, तो सुविधाओं की असमानता को भी दूर करना है। अब सुविधाओं की असमानता क्या है, तो एक तरफ अपन देखते हैं कि अमीर वर्ग के पास सारे ऐशो आराम की चीज़ें होती है, लेकिन गरीब आदमी के पास रहने के लिए ढंग से घर भी नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो झुग्गी बस्तियां होती हैं या जो स्लम एरिया होता है, तो स्लम एरिया में हम देखते हैं कि वो लोग पन्नी डालकर आज भी अपने घरों में रह रहे हैं, और वे लोग कैसा जीवन जीते हैं आप देखकर कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ हम देखते हैं कि अमीर वर्ग के पास सारी सुविधाएं हैं, और एक तरफ जो गरीब वर्ग है उसके पास सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो सुविधाओं में असमानता है इसको भी दूर करना है, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है, हमारे राज्य का कर्तव्य है। फिर इसके बाद में अगला जाता है अवसरों की असमानता, इसको भी दूर करना है। आ रहा समझ में। तो अवसरों की असमानता मतलब हर क्षेत्र में, जैसे हम देखते हैं कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी अगर आती है तो सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है, प्रयासरत है, और सभी को समान अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 38 के पार्ट 1 में क्या लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है आर्टिकल 39 का पार्ट ए। अब आर्टिकल 39 का पार्ट ए, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। तो जो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं उन सभी को पर्याप्त संसाधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, और इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि सभी के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, ताकि वह अपना जीवन ठीक से जी सके, एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, रहन सहन में थोड़ा सुधार हो, अच्छा खान पान हो, आ रहा समझ में, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके उन नागरिकों के बच्चों को। तो हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें भौतिक संसाधनों का समान वितरण। अब भौतिक संसाधनों का समान वितरण, अब भौतिक संसाधन से मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो भौतिक संसाधन से मतलब जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, ये भौतिक चीज़ों के अंतर्गत आती है।
ठीक है। तो भोजन, वस्त्र, आवास सभी के पास हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और इसके अलावा और भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। उन संसाधनों का समान रूप से वितरण हमारी सरकार कर रही है ताकि जो गरीब वर्ग है वह भी अपना विकास कर सके, इसके बाद फिर एक अच्छा जीवन जी सके। हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है, इसलिए इन सभी सिद्धांतों को समाजवादी सिद्धांत में शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, देखिए इसमें धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो जो धन है और जो उत्पादन हो रहा है, तो इन साधनों का भी विकेंद्रीकरण करना है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी छोटे छोटे भागों में बांटना है, छोटे छोटे स्तरों में इसको डिवाइड करना है, ये होता है विकेंद्रीकरण। आ रहा समझ में। तो हर व्यक्ति अपना व्यापार कर सके, अपना बिजनेस कर सके, उत्पादन में उसका योगदान रहे और अच्छी आय प्राप्त कर सके, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि महिलाएं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव होता है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन की यदि अपन बात करें तो कई बार क्या होता है कि पुरुषों को सैलरी मतलब पैसा ज़्यादा दिया जाता है और महिलाओं को कम दिया जाता है। तो ऐसा ना हो, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। आ रहा समझ में। अगर कोई पुरुष काम कर रहा है और वही काम अगर महिला कर रही है तो फिर दोनों में ये वेतन के मामले में भेदभाव क्यों। आ रहा समझ में। तो महिला जो काम कर रही है या जो पुरुष जो काम कर रहा है, तो पुरुष ने जो काम किया अगर वही काम महिला कर रही है तो दोनों को समान वेतन दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसको कहा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 के पार्ट डी में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि बताइए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल 39 में है। और आर्टिकल 39 का पार्ट कौन सा है, तब आपको याद रखना होगा पार्ट डी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ उदाहरण के लिए कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम में एक फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट होती है और एक मेल कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब पुरुष और महिला दोनों उसमें आईएएस के पद पर हैं। अब काम दोनों का समान है तो दोनों को वेतन भी समान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारी सरकार प्रयासरत है कि सभी को समान वेतन मिले, मतलब पुरुष और महिला अगर दोनों समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है सरकारी क्षेत्र में, सरकार हमारी इसको फॉलो कर रही है। लेकिन कई बार जो प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर में आज भी यह समान कार्य के लिए समान वेतन हमें देखने को नहीं मिलता। आ रहा समझ में, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब आगे देखिए कि कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को बलाश्रम से सुरक्षित करना है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो कर्मकारों का मतलब क्या हो जाएगा, जो काम करने वाले हैं। ठीक है, तो काम करने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य का हमें संरक्षण, उनको हमें सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कार्मिकों का काम करने वाले जो कार्मिक हैं, मजदूर वर्ग हैं, ठीक है, तो यदि वही लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो काम कैसे होगा। तो उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी सरकार प्रयासरत है और ये भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी सूचित किया जा रहा है कि अगर आपके यहाँ पर कोई काम कर रहा है तो उसकी सुरक्षा, उसको आपको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जिस मालिक के यहाँ पर या जो भी डायरेक्टर होता है या जो भी कंपनी का मालिक होगा, तो जिसके यहाँ भी कोई मजदूर अगर काम कर रहा है तो उसे सुरक्षा प्रदान करना उस कंपनी के मालिक की जिम्मेदारी होगी। आ रहा समझ में। तो कर्मकारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके बाद में शक्ति और इसके बाद में बालकों को बलाश्रम से बचाना है। अब समझ में, यहाँ पर बलाश्रम का मतलब क्या हो जाएगा, तो बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती। तो जो बालकों से जबरदस्ती कार्य करवाता है उसे दंडित किया जाना चाहिए। और जो बालक ऐसे जबरदस्ती मतलब किसी के बंधुआ मजदूर होकर कार्य कर रहे हैं उन्हें वहाँ से फ्री कराना, उन्हें वहाँ से स्वतंत्र कराना है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये लिखा है आर्टिकल 39 के पार्ट ई में, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला आ जाता है बालकों को स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है। तो जो बालक हैं उन बालकों को स्वास्थ्य के अवसर प्रदान करना है, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी होगी। अगर बालक अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो भविष्य में अपन देखेंगे कि जो अच्छे राजनेता होते हैं, अच्छे इंजीनियर होते हैं, अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, ये कहाँ से आएंगे। तो पहले तो बालकों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है।
ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, बालकों का विकास करना भी जरूरी होगा, तो बालकों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास ये भी बहुत जरूरी होगा। अगर शारीरिक विकास और मानसिक विकास बालकों का नहीं होगा तो ये देश के लिए एक अच्छे भविष्य निर्माता नहीं हो सकते। इसलिए इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और इसके बाद में इनके विकास के अवसर प्रदान करना, ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, अगला आ जाता है इसमें आर्टिकल 39A। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले भी हमने देखा था कि ABCDEF, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो अनुच्छेद है ये बाद में जोड़ा जाता है, ये पहले नहीं था, ठीक है। इसलिए इसको आर्टिकल 39 के पार्ट ए में इसे इंक्लूड किया गया है, ऐसे ऐड किया गया है। अब इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो समान न्याय, तो जो गरीब हो चाहे अमीर हो सभी को समान न्याय प्राप्त होना चाहिए। अब अमीर आदमी तो पैसे के दम पर न्याय प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी होगा तो वह कैसे न्याय प्राप्त करेगा। तो ऐसे गरीब आदमियों को, ऐसे गरीब लोगों को हमारी सरकार की ओर से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। विधिक सहायता का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, विधिक सहायता का मतलब हो जाता है कि जो सरकारी वकील है, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कोई केस है, अब अगर केस लड़ना है तो आजकल वकील लोगों की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब आदमी उसको एफर्ट नहीं कर सकता। आ रहा समझ में, तो गरीब आदमी की क्षमता से बाहर होता है वकील को पैसा देना, तो फिर अब उसका केस कौन लड़ेगा। तो हमारी सरकार की ओर से गरीब आदमी के लिए व्यवस्था की गई है सरकारी वकील की, तो वह सरकारी वकील से गरीब आदमी सलाह ले सकता है और वह सरकारी वकील गरीब आदमी का केस लड़ सकता है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 39 में विधिक सहायता का मतलब। तो आज हमारी सरकार इन गरीब लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क मतलब फ्री में ये विधिक सहायता उपलब्ध करा रही है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जानकारी का अभाव होता है, जिसके कारण ये लोग सरकारी वकील से सहायता नहीं ले पाते हैं, तो जागरूक होना भी जरूरी है। अब इसके बाद देखिए, अगला जाता है आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है काम पाने का अधिकार, इसके बाद शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता के दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। तो अब यहाँ पर जो काम पाने का अधिकार, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रोजगार पाने का अधिकार। इसी काम पाने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार के तहत हमारी सरकार की ओर से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है मनरेगा। तो मनरेगा ये काम पाने का अधिकार के तहत ही हमारी केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया है। आ रहा समझ में। अब जो मनरेगा होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा मनरेगा का, तो देखिए इसमें मनरेगा इस प्रकार से होता है, ये मनरेगा तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पहले यह योजना थी, ठीक है, कल्याणकारी योजना थी, लेकिन भारत सरकार ने इसे अधिनियम बना दिया है, अब इसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में। अब इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत गरीब लोगों को काम प्राप्त होता है, इसके तहत गरीब लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और यह गरीब लोगों का अधिकार है। अब काम पाना मतलब रोजगार प्राप्त करना अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना DPSP में रोजगार पाने का अधिकार या काम पाने का अधिकार, तो गरीब लोगों का अधिकार है। और अगर किसी गरीब आदमी का मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बन चुका है और उसे 15 दिनों के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो इसी कारण से हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं तो उनके लिए हमारी सरकार ने अब मौलिक अधिकार बना दिया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार। फिर इसके बाद में बेकारी, ठीक है, तो अब बेकारी का मतलब बेरोजगारी। इसके बाद फिर बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में हम देख रहे हैं कि सरकार वृद्धा पेंशन योजना चला रही है ताकि जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। फिर जो बेकारी की स्थिति होती है तो बेकारी की स्थिति में भी हमारी सरकार लोगों को सहायता प्रदान कर रही है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, क्योंकि अगर बेरोजगारी वो बढ़ेगी तो भुखमरी बढ़ेगी और भुखमरी बढ़ेगी तो फिर अपराध बढ़ेंगे। आ रहा समझ में। तो इसको कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए हमारी भारत सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। इसी कारण हम देख रहे हैं कई लोग अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर अगर कोई बीमारी से ग्रसित है
तो इस बीमारी के समय भी हमारी सरकार लोगों को सहायता प्रदान करती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे भारत में केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे आयुष्मान योजना। तो आयुष्मान योजना में 5 लाख तक का इलाज हमारी केंद्र सरकार फ्री में करा रही है। ये सब इन्हीं अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ये कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके बाद फिर निःशक्तता की दशा में, निःशक्तता मतलब कि जो कमजोर है, निःशक्त मतलब जो सशक्त नहीं है, ठीक है। तो जो कमजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति कैसे, जैसे जो दिव्यांगजन होते हैं। अब दिव्यांगजन अगर हैं तो ऐसे व्यक्तियों को हमारी सरकार सहायता प्रदान करेगी, जो आज वर्तमान में सरकार कर रही है। तो जो दिव्यांगजन है उनके लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। अगर कोई आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसके लिए हमारी सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है, ताकि उसका भी विकास हो, उसकी भी उन्नति हो और वह भी अच्छा जीवन जी सके। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देखिए अगला आर्टिकल आता है 42। अब आर्टिकल 42 में क्या लिखा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है इसमें। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा काम की न्याय संगत। अब काम की न्याय संगत दशा का मतलब ये हो जाता है कि जब आप किसी भी कार्मिक से काम करवाओगे तो वहाँ पर दशा उचित होनी चाहिए, वहाँ की स्थिति उचित होना चाहिए, काम करने योग्य स्थिति होनी चाहिए। कैसे, मान लीजिए कि अगर आपके कंपनी में कोई कार्मिक, कोई मजदूर काम कर रहा है, तो काम करने योग्य स्थिति तो हो, परिस्थिति तो वैसी हो कि वह आसानी से काम कर सके। पता चला कि आपने उसको काम करवाने के लिए बुला लिया और रात में टेम्परेचर माइनस में था और पता चला कि टेम्परेचर माइनस होने के कारण मजदूर की डेथ हो गई। तो ऐसा ना हो। फिर पता चला कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा धूप है और जैसे मान लीजिए कि 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है और आप उस टेम्परेचर में उससे कार्य करवा रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। ऐसा बिल्कुल ना हो। आ रहा समझ में? तो आप काम करवा रहे हैं लेकिन क्या हो, न्याय संगत स्थिति हो, काम करने की उचित दशा हो, काम करने की उचित स्थिति हो, जिसमें वह बिना परेशानी के काम आपके यहाँ कर सके। ये आपको ध्यान रखना होगा। मानवोचित दशा मतलब मानव के लिए उचित दशा होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो व्यक्ति जिस काम को आसानी से कर सकता है उससे वही काम करवाना चाहिए। ये होता है काम की न्याय संगत। आ रहा समझ में? तो जो व्यक्ति जिस कार्य के लायक होता है उससे वही कार्य करवाना चाहिए। और मानवोचित दशा मतलब मनुष्य के लिए, मजदूर के लिए एक उचित स्थिति होना चाहिए, उचित दशा होनी चाहिए, जिसमें वह काम आसानी से कर सके बिना परेशानी के। इसके बाद फिर प्रसूति सहायता का उपबंध करना। अब प्रसूति सहायता का उपबंध का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो उस समय उनको डिलीवरी के समय कुछ सुविधाएं मुहैया कराना है। ये हमारी सरकार का कर्तव्य है, हमारे राज्य का कर्तव्य है। तो इसी अनुच्छेद को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। आ रहा समझ में? जैसे जननी एक्सप्रेस योजना इसी अनुच्छेद के तहत चलाई जा रही है। और इसके बाद फिर मातृत्व अवकाश भी आपने सुना होगा, तो मातृत्व अवकाश भी इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने शुरू किया है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला अनुच्छेद आ जाता है आर्टिकल 43। अब आर्टिकल 43 है यहाँ पर कि सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसका मतलब ये है कि आप जिस कार्मिक से, जिस मजदूर से अगर काम करवाया है आपने, तो उसकी मजदूरी जरूर दी जानी चाहिए। अगर आपने उससे कार्य करवाया है किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कार्मिक से, तो जो काम आपने करवाया है तो उसकी मजदूरी जरूर दी जानी चाहिए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर शिष्ट जीवन स्तर मतलब एक अच्छा व्यवहार पूर्ण वह जीवन जिए। तो शिष्ट जीवन स्तर मतलब अच्छा जीवन जिए। और इसके बाद फिर सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उसे प्रदान करना है। तो समाज में उसकी भी प्रतिष्ठा हो, उसकी भी इज्जत हो, उसका भी मान सम्मान हो। इसके बाद में सांस्कृतिक क्षेत्र में उसे भी अवसर प्राप्त हो। तो ये सभी अधिकार धीरे धीरे हमारी सरकार नागरिकों को प्रदान अब कर रही है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आ जाता है आर्टिकल 43 का पार्ट ए। तो आर्टिकल 43 का पार्ट ए या क, इसमें लिखा हुआ है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं तो उन औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मकारों का भी योगदान हो, कर्मकार भी इसमें भाग ले सके, वे भी यहाँ पर काम कर सके, जिससे उन्हें थोड़ी आय प्राप्त हो। और आय प्राप्त होगी तो उनकी आर्थिक समस्या दूर होगी। आ रहा समझ में? और फिर उससे उसका परिवार ठीक से चल सकेगा, 2 वक्त का खाना अच्छा मिलेगा
अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। ये सब इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 43 के पार्ट ए में या क में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आर्टिकल 47, ठीक है। तो आर्टिकल 47 ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें समाजवादी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है 43 के बाद में क्या है 7। तो जो सिद्धांत जो अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं तो हमने उन्हें समाजवादी सिद्धांत में शामिल किया है, इसलिए थोड़ा सा इसका क्रम यहाँ पर गड़बड़ है। इसमें बीच में 44, 45, 46 नहीं है, क्योंकि ये अगले सिद्धांत में चले गए हैं, अगले सिद्धांत में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 47 है, तो आर्टिकल 47 में क्या है, तो इसमें पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे भारत में कई बच्चे कुपोषित होते हैं, उन्हें पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो जिन बच्चों को पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है उन्हें अच्छा आहार देना है ताकि बच्चे कुपोषित ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस आंगनवाड़ी कार्यक्रम में क्या होता है कि कोई भी फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है, कोई महिला गर्भवती होती है, तो वहाँ पर उसको दाल, दलिया, खिचड़ी और भी जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है ताकि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह हष्ट-पुष्ट हो, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से मजबूत हो। आ रहा समझ में? इसलिए आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, जब डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के लिए हमारी केंद्र सरकार की ओर से जननी एक्सप्रेस योजना चलाई जा रही है, ठीक है। इसके बाद में जब डिलीवरी होती है तो महिला को कुछ पैसे उसमें दिए जाते हैं। इसके बाद में फिर जब बच्चा हो जाएगा तो बच्चे के देखभाल के लिए हमारी सरकार खर्चा उठा रही है। तो सरकार कैसा खर्चा उठाती है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे उसमें खाने पीने का सामान उनको दिया जाता है, दाल, दलिया, खिचड़ी। इसके अलावा और भी जो पोषक तत्व होते हैं समय समय पर सरकार के द्वारा मुहैया कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ताकि कोई भी बच्चा अब कुपोषण से ग्रस्त ना हो। तो इसके बाद फिर अगला आ जाता है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। तो जीवन स्तर मतलब जो रहन सहन का स्तर है उसको ऊंचा उठाना है। इसके बाद में लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे भारत में जो लोग पहले बीमारियों से ग्रस्त होते थे तो ये बीमारियों को ख़त्म करना है। पहले आपने देखा होगा कि पहले घेंगा रोग होता था, ग्वाइटर होता था, इसके अलावा पोलियो जैसी बीमारियां होती थी। तो ये ऐसी गंभीर बीमारियां ना हों, क्योंकि अगर ये बीमारियां होगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा, और स्वास्थ्य खराब रहेगा तो काम कैसे करेगा, और काम नहीं करेगा तो फिर हमारा देश धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सबको साथ में योगदान देना है, तब तो हमारा देश विकसित होगा, नहीं तो कैसे होगा, ठीक है। तो लोगों को ठीक रखना है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करना है, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है, लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये सब हमारे संविधान निर्माता उस समय लिखकर चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि ये ऐसे अधिकार हैं कि इनके बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन हम आपको देंगे, ठीक है। तो कब देंगे, जब सरकार के पास पैसा होगा। जब सरकार के पास पैसा होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो धीरे धीरे सरकारें सारे अधिकार नागरिकों को प्रदान कर रहेगी, ठीक है। जो आज हमारी सरकार ये सारे अधिकार जनता को प्रदान भी कर रही है। अब इसके बाद देखिए अगले सिद्धांत आ जाता है गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो समाजवादी सिद्धांत थे ये समाप्त हो जाते हैं, अब शुरू हो रहे हैं गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत इन्हें क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह होता है कि गांधी जी ने जो सपना देखा था, गांधी जी ने जो विचार व्यक्त किए थे, तो उन्हीं विचारों को साकार करने के लिए, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए संविधान में इन अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। आ रहा समझ में? और इन पर हमारी सरकार लगातार अब कार्य कर रही है। गांधी जी के सपने पूरे करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है। तो देखिए इसमें पहला इसमें आ जाता है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। अब अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि हमारा देश गांव का देश है, और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा कि अगर गांव का विकास करना है तो ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी होगी, और उन्हें खुद हमें क्या करना पड़ेगा, तो उन्हें स्वायत्त बनाना पड़ेगा, वे अपना शासन खुद कर सके। हमें ये ऐसा प्रावधान संविधान में करना होगा, ठीक है, और उन्हें कुछ शक्तियां हमें प्रदान करनी होगी। तो गांधी जी की इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर हमारे भारत में
1992 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्ट आता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। तो उसी 92 के तहत, उसी अधिनियम के तहत, उसी 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारत में 1993 से 1993 से बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की जाती है। आ रहा समझ में। हालांकि ऐसे तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर भारत के बड़े स्तर पर कब से इसकी शुरुआत होती है, जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ संसद के द्वारा और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तब जाकर पूरे भारत में इन पंचायतों की स्थापना हुई। तो गांधी जी का सरकार के द्वारा यह सपना पूरा किया जा रहा है। इन पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई हैं कि ये अपने स्तर पर कुछ नियम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे अपन देखें कि जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत अपने लेवल पर विधायिका होती है। तो जो ग्राम पंचायत होती है वो अपने गांव के लिए कोई भी नियम कानून बना सकती है, ठीक है, और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। MPPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्राम पंचायत होती है वह अपने स्तर पर क्या होती है, तो वह अपने ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर विधायिका होती है, क्योंकि वह अपने गांव के लिए नियम कानून बना सकती है और इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, गांधी जी का सपना था, ठीक है, इसलिए इसको हम गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किए हुए हैं। अब इसके बाद देखिए फिर अगला आर्टिकल आ जाता है 43। तो अनुच्छेद 43 में लिखा है कि जो कुटीर उद्योग हैं उन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब कुटीर उद्योग का मतलब क्या हो जाएगा कि जिनसे हाथ में, जो हाथ से सामान बनाए जाने वाले उद्योग होते हैं, उन उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। तो जिन उद्योगों में सामान किससे बनता है, हाथ से बनता है, तो हाथ से बनाए जाने वाले सामान कौन कौन से होते हैं जिसको हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे अगरबत्ती उद्योग है, मोमबत्ती उद्योग है, अचार उद्योग है, पापड़ उद्योग है। इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं ये कुटीर उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो गांधी जी ने कहा था उस समय कि इन उद्योगों से गरीब आदमी को भी आय प्राप्त होती है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें भी आय प्राप्त होती है। तो इन उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। अगर इन उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होगा। आ रहा समझ में। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि जो कुटीर उद्योग हैं उन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी है उसे भी रोजगार प्राप्त हो। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है आर्टिकल 43 का पार्ट बी। तो अनुच्छेद 43 का खंड ख, इसमें लिखा हुआ है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन तथा अभिवृद्धि। मतलब अब सहकारी समिति का मतलब क्या हो जाएगा, तो सहकारी समिति का मतलब हो जाता है कुछ लोग आपस में मिलकर एक समिति का गठन करते हैं जिसे सहकारी समिति कहते हैं। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। अगर आपको दुग्ध का व्यवसाय करना है, दूध का व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई आपको काम करना है तो आप मिलकर एक अपनी सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं, देखा होगा आपने कि जैसे कॉलोनियाँ होती हैं, तो कॉलोनी में लोग मिलकर एक समिति गठित कर लेते हैं जिसको सहकारी समिति नाम दे देते हैं। तो ऐसे इच्छा से एक समिति का गठन कर सकते हैं जिसे सहकारी समिति कहते हैं। इनका गठन किया जाए और इनकी अभिवृद्धि मतलब इनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सारे काम तो सरकार नहीं कर सकती। अब कहाँ कहाँ सरकार ध्यान देगी। आ रहा समझ में। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई कॉलोनी है, तो आपकी कॉलोनी की समस्या क्या है, उसकी समस्या तो आप ही बता पाएंगे, सरकार को थोड़ी ना पता है। आ रहा समझ में। तो ऐसे सहकारी समिति का गठन हो और ये इन सहकारी समितियों के माध्यम से जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए और ऐसी समितियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इनकी अभिवृद्धि की जानी चाहिए। इसके बाद फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो सहकारी समिति को यहाँ पर जोड़ा गया है, तो ये कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया है, तो आपको ध्यान रखना है एक संविधान संशोधन हुआ 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। तो 2011 में एक 97वां संविधान संशोधन हुआ और इस संशोधन के माध्यम से ये सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 43 का खंड ख ये कब जोड़ा गया था, तो ये इस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है 46। अब अनुच्छेद 46 इसमें क्या लिखा है, तो आर्टिकल 46 में लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा और जो सामाजिक अन्याय है उससे उनकी सुरक्षा की जाएगी।
इसके बाद में शोषण से उनकी सुरक्षा की जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ठीक है, इनका शैक्षणिक विकास किया जाएगा। अब शैक्षणिक विकास कैसे किया जाएगा, तो हमारी सरकार इनको फ्री में शिक्षा दे रही है। एक तरफ हम जनरल के कैंडिडेट को देखते हैं कि वह इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में 1-1 लाख रुपए फीस भरते हैं, लाखों रुपए फीस भरते हैं। वही दूसरी तरफ जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, इनको फ्री में शिक्षा सरकार प्रदान कर रही है और उल्टी इन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आ रहा समझ में? रहने के लिए छात्रावास फ्री में रहता है, इसके बाद में पढ़ने के लिए पुस्तक फ्री में इन्हें प्रदान की जाती है, इसके बाद में इन्हें ड्रेस प्रदान की जाती है, खाना इन्हें मुफ्त में दिया जाता है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये लोग भी पढ़ें और आगे बढ़े, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ये इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि ये अपनी आवश्यकता खुद पूरी कर लें, इसलिए सरकार इन्हें ये सहायता प्रदान कर रही है। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 46-46 के तहत। इसके बाद फिर इनका आर्थिक प्रोत्साहन, मतलब इनको आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है सरकार, तो इनको आर्थिक रूप से सरकार मजबूत कर रही है। कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से ये आर्थिक रूप से सशक्त हो सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। आ रहा समझ में? तो इनके आर्थिक हितों को भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। फिर इसके बाद में इनके साथ जो सामाजिक अन्याय होता है, इससे इनकी सुरक्षा करना है। सामाजिक अन्याय कैसे? तो इनको समाज में आज भी बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है, आज भी समाज में इनको साथ में नहीं बैठाया जाता, साथ में बैठाकर खाना इनके साथ नहीं खाया जाता, आज भी कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति इन जातियों में शादी विवाह नहीं करते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे सामाजिक अन्याय को दूर करना है, इससे इनकी सुरक्षा करना है। फिर इसके बाद में इनका जो शोषण होता है, इनका जो एक्सप्लोटेशन होता है, तो इस शोषण से इनकी सुरक्षा करना है। ये इसमें प्रावधान किया गया है आर्टिकल 46 में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला आ जाता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में है कि जो पोषाहार स्तर है इससे इसको बढ़ावा देना है। अब पोषाहार स्तर का मतलब क्या हो जाएगा? तो पोषाहार स्तर का मतलब हो जाएगा कि पोषण के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं ये उपलब्ध कराना है। तो किसके पोषण के लिए? तो जो बालक होते हैं, इसके बाद जो फिर गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो उन्हें पोषाहार प्रदान करना। इसी के तहत हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया जाता है। फिर इसके बाद में जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, मतलब जो रहन सहन का तरीका है उसको ऊंचा उठाना है। फिर इसके बाद में लोक स्वास्थ्य में सुधार भी करना है। तो जो लोगों का स्वास्थ्य है, कई बार आपने देखा होगा लोग बीमार हो जाते हैं और अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो उनके लोक स्वास्थ्य में सुधार करना है। फिर इसके बाद जो नशीली दवाएँ हैं और जैसे शराब है, इसके बाद में और भी कई प्रकार के मादक पदार्थ होते हैं या मादक द्रव्य होते हैं, ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगाना है। आ रहा समझ में? तो नशीली दवाएं होती है बहुत सारी जिसका लोग नशा करते हैं। अब व्यक्ति नशा करेगा, जैसे अफीम का नशा करता है, कोई चरस का नशा करता है, कोई हेरोइन का नशा करता है, ठीक है, कोई स्मैक का नशा करता है, कोई शराब का नशा करता है, और कई प्रकार के लोग मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं। तो इन मादक द्रव्यों के उपभोग पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये हमारे गांधी जी ने कहा था। और गांधी जी के इन्हीं सिद्धांत को हमारी सरकार अब बढ़ावा दे रही है। तो धीरे धीरे जो भी मादक द्रव्य होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, इन पर सरकार रोक लगा रही है। आपने देखा होगा, कई बार समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि कुछ लोग तस्कर होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ाती है। तो हीरोइन से तात्पर्य यहाँ पर नशीला पदार्थ है ये, जिसको खाने से नशा होता है, स्मैक होता है, इसके बाद फिर अफीम होती है, चरस होती है। तो इनका नशा करते हैं लोग, जो इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो गांधी जी का कहना था कि अगर व्यक्ति नशा करेगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित करना है, तो ये जो नशे की आदत होती है, ये नशे की आदत हमें समाप्त करनी पड़ेगी और सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। शराब पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ज़्यादा व्यक्ति शराब पिएगा तो स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो देश के लिए काम नहीं कर पाएगा। अब जब खुद के लिए काम नहीं करेगा तो देश के लिए कैसे काम करेगा? आ रहा समझ में? तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इन सब पर रोक लगनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए फिर आगे अगला आर्टिकल आ जाता है 48। तो आर्टिकल 48 में लिखा है कि गाय, बछड़ा और अन्य जो दुधारू पशु होते हैं, इनकी बलि पर रोक लगाई जानी चाहिए और इनकी नस्लों में सुधार करना चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। आ रहा समझ में? क्योंकि गाय अगर कोई भी व्यक्ति पालेगा तो उससे उसको दूध प्राप्त होगा, दूध बेचकर उससे उसका जीवन चलेगा, दूध पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
आ रहा समझ में? ये सब बातें उस समय गांधी जी ने कही थी। इसके बाद में जो बलि दी जाती है, मतलब जैसे कई बार आपने देखा हो गाय को काटा जाता है, इस पर रोक लगनी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। इसके बाद फिर अगले आ जाता है उदारवादी सिद्धांत। तो यहां पर गांधी जी के सिद्धांत समाप्त हुए फ्रेंड। अब शुरू हो जाते हैं उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी। अब लिबरल प्रिंसिपल्स ये क्या होते हैं? तो इसका मतलब हो जाता है, उदारवादी जो शब्द होता है ये उदार से मिलकर बना है। जो उदारवादी शब्द है यह किससे मिलकर बना है? उदार से। और उदार का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको लिबरल कहते हैं और हिंदी में उदार को कहते हैं नियमों में शिथिलता या दयालु। ये उदार का अर्थ होता है। तो कई बार हम इस शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि यार वह तो बहुत ही उदार प्रवृत्ति का है या उदार दिल वाला है। आ रहा समझ में? तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ उदारवादी सिद्धांत हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से सिद्धांत हो जाते हैं। तो पहला आ जाता है अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। इसमें लिखा है एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब कॉमन सिविल कोड या एक समान सिविल संहिता का अर्थ क्या है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिलहाल में हम देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत चर्चा में यह है कि एक समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि सिविल संहिता है क्या। तो इंडिया में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल लॉ और दूसरा होता है सिविल लॉ। तो जो क्रिमिनल लॉ होता है मतलब आपराधिक कानून होते हैं, तो जो व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उस अपराध कानून के तहत उसे सजा मिलती है। आ रहा समझ में? अब आपराधिक कानून में क्या आ जाएगा, जैसे जिसके किसी कोई मार देता है, ठीक है, खून खराबा, हत्या, इसके मामले किस में आते हैं? आपराधिक कानून में। इसके बाद फिर जो दीवानी कानून या फिर सिविल लॉ होते हैं, तो इसमें किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे भारत में कानून होता है, तो कानून को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है आपराधिक कानून, आपराधिक कानून, और दूसरा हो जाता है ये दीवानी कानून। दीवानी कानून इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जो कानून होता है इसको हम लॉ कह देते हैं, और इसके बाद जो आपराधिक कानून होता है इसको क्रिमिनल कहते हैं, क्रिमिनल लॉ, और जो दीवानी कानून होता है इसको हम सिविल लॉ कहते हैं, सिविल लॉ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला यहाँ पर जो आपराधिक कानून है इसी को हम फौजदारी भी कहते हैं, याद रखना, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को फौजदारी भी कहते हैं। तो अगर कोई मार पीट खून खराबा का मामला है तो किस में जाएगा? आपराधिक कानून में। फिर इसके बाद में दूसरा, अगर कोई संपत्ति का मामला है, ठीक है, जैसे इसमें हम देखते हैं कौन कौन से मामले आ जाते हैं। तो यदि कोई संपत्ति का मामला है तो यह किस में आ जाएगा? दीवानी में या सिविल लॉ के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में कोई विवाह का मामला है तो यह किस में आ जाएगा? दीवानी मामले में या फिर सिविल लॉ में। फिर इसके बाद में अगर कोई मान लीजिए कि तलाक का मामला है तो ये किस में आएगा? तो ये सिविल लॉ में आता है। इसके बाद फिर कोई उत्तराधिकार का मामला है तो ये किस में आ जाएगा? ये सिविल लॉ में आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो जो सिविल लॉ है इसकी एक कंडक्ट, इसकी संहिता तैयार की गई है। तो हमारे उस समय संविधान निर्माता थे कि हमारे भारत में सभी लोगों को एक समान बनाने के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई जानी चाहिए और इसको पूरे भारत में एक समान रूप से लागू भी करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, अब आप समझना थोड़ा सा। जैसे हम देखते हैं कि हिंदुओं में जो हिंदू विवाह होता है इसकी पद्धति अलग होती है। हिंदू में जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें हिंदुओं में एक विवाह आपके लिए लीगल होता है। एक पत्नी के जिंदा होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर पत्नी मर गई है, मतलब उसकी डेथ हो गई है या पागल हो गई है, तो उस स्थिति में आप दूसरी शादी कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। वही मुस्लिमों में हम देखते हैं कि 4 शादियां की जाती हैं। फिर इसके बाद में उत्तराधिकार के नियम अलग होते हैं, आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में हिंदू विवाह अधिनियम अलग है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है उनका। इसके बाद फिर हम देखते हैं जैसे हिंदुओं में अगर तलाक देना है तो हिंदुओं में तलाक बिल्कुल लीगल तरीके से दिया जाता है, तब तलाक एक्सेप्ट होता है। लेकिन मुस्लिमों में क्या होता था, पहले 3 तलाक, मतलब 3 बार तलाक बोलना था बस, और उसमें तलाक हो जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि जब तलाक कानून नहीं बना था उससे पहले क्या होता था मुस्लिम महिलाओं के साथ में, कि मान लो कहीं घूमने फिरने गए
अब कहीं घूमने फिरने गए, पता चला कि उनको उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अब जो पुरुष है गुस्सा में आ जाएगा, गुस्सा में आकर 3 बार तलाक बोलेगा, तलाक तलाक तलाक, तो पता चला घूमने गए थे और वहीं तलाक हो गया उनका। तो गलत है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन हिंदुओं में ऐसा तलाक नहीं होता। हिंदू में तलाक कैसे होगा कि पूरा सिस्टमेटिक होगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, जब वहां पर लिखित में कोर्ट देगा तब जाकर तलाक होगा। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि हमारी भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तलाक 3 तलाक कानून बनाया है। तो अब उसमें कोई भी ऐसा 3 बार तलाक बोल बोल कर तलाक नहीं दे सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सजा दी जाएगी। आ रहा समझ में? तो फिर इस प्रकार हम देखते हैं जो उत्तराधिकार के नियम हैं और तलाक के नियम है, विवाह के नियम है, संपत्ति के हैं, तो ये पूरे भारत में एक समान होना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार ने इसमें प्रावधान किया है कि कॉमन सिविल कोड पूरे भारत के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई जाएगी और पूरे भारत में उसे लागू किया जाएगा, जो कि आज तक भारत में नहीं हो पाया। लेकिन गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 44। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला आर्टिकल आता है 45। तो जो आर्टिकल 45 है, इसमें यह लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं इन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब ये फ्रेंड याद रखना कि अब यहाँ पर यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21A में इसको रख दिया गया है। बच्चों के लिए, मतलब जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए यह मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और जो भी माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। तो अगर उनके घर में, परिवार में कोई भी 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा रह रहा है तो उन माता पिता का, उन गार्जियंस की यह ड्यूटी है कि उस बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अवसर दें। अर्थ समझ में, प्राप्त करने का अवसर दें उसे। तो एक तरफ तो राज्य का कर्तव्य है, यहाँ पर राज्य का कर्तव्य है कि इन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करें, और दूसरी तरफ माता पिता, अभिभावक का कर्तव्य बना दिया कि अगर आपके घर में कोई बच्चा रह रहा है तो आप उसे वह शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें उसे। और तीसरी तरफ जो भी 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है उसके लिए अब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये सभी प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अब ये अधिनियम बना दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस संविधान संशोधन के तहत ये 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए ये मौलिक अधिकार बन चुका है या बना दिया गया है। तो ये संविधान संशोधन नंबर आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 48। तो अनुच्छेद 48 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना है। इसका मतलब हो जाता है कि अब जो कृषि की जाएगी तो कृषि परंपरागत तरीके से नहीं की जाएगी, एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल तरीके से नहीं होगी। एग्रीकल्चर कैसे होगी? तो एग्रीकल्चर बिल्कुल अब आधुनिक तरीके से की जाएगी और साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से एग्रीकल्चर की जाएगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आ रहा समझ में? तो आज हम देखते हैं जैसे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ किया जा रहा है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपन देख रहे हैं मशीन का यूज़ किया जा रहा है। और क्या हो रहा है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो उर्वरक होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा रहा है। फिर इसके बाद में और क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? तो इससे हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। अब जो पुराने ज़माने में हम देखते थे कि पुराने समय में जो एग्रीकल्चर की जाती थी तो ट्रेडिशनल तरीके से करते थे, उसमें मशीन का यूज़ नहीं होता था, जिसके कारण कई दिनों, 4 दिन 6 दिन खेतों में बुआई चलती रहती थी। लेकिन अब ट्रैक्टर हो गया है, तो ट्रैक्टर से अपन देखते हैं कि एक दिन में किसान खेतों में बुआई आराम से कर देता है। फिर इसके बाद में उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें DAP है, यूरिया है, इनका यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, अगर फसलों में कोई बीमारी होती है तो किसान तुरंत दवाई लाकर, मतलब जो कीटनाशक होती है, पेस्टिसाइड होता है, उसको लाकर खेत में डाल देता है, जिससे जो कीट होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो जिससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब आधुनिक तरीके से अगर कृषि की जाएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और किसानों को फ़ायदा भी
ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री होगी, तो एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन भी कैसे होगा, तो यह पशुपालन भी आधुनिक तरीके से होगा। अब इसके बाद में वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया जाएगा। अब जो दूध वाली नस्लें हैं उनका पालन किया जाएगा, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, जो भी है, ठीक है। तो जो भी पशु आप पालना चाहते हैं सब आधुनिक तरीके से उनका पालन पोषण होगा और आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हर समझ में, अगर बीमार होते हैं तो तुरंत उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे उनकी बीमारी खत्म हो सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 48 का पार्ट 1, अनुच्छेद 48 का खंड ए या क। इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा करना सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सब लोगों का भी कर्तव्य है। आ रहा समझ में? अब पर्यावरण में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण की सुरक्षा की जाएगी और इसका संवर्धन मतलब इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो सारी सिस्टम, जो सारी ऋतुएं हैं, मौसम में, सब बराबर सही रहेंगे। और अगर पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो रहा है, या हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो वनों का विनाश हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसी कारण से तो क्या हो रहा है कि अब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है, जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो फिर इसीलिए क्या किया जा रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है। फिर इसके बाद में जो वन है उनको सुरक्षित रखना है, वनों को बढ़ावा देना है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, और जो वन में रहने वाले जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वन के, उन सभी की रक्षा करना है, क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में इन सभी का योगदान होता है, पेड़ पौधों, जीव जंतु सभी का, ठीक है। इसलिए सभी का होना बहुत जरूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है 49, अनुच्छेद 49 या आर्टिकल 49। इसमें लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे आपने देखा होगा। अब स्मारक का मतलब क्या है, तो स्मारक का मतलब होता है जिसे देखकर हमें याद आती है। स्मारक का मतलब याद दिलाने वाला। तो जो भी किले हैं, महल हैं, इनको हम स्मारक कहते हैं। इसके बाद फिर कुछ स्थान होते हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं, तो इनको, इन ऐतिहासिक स्थल, जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, किले हैं, महल हैं, इसके बाद में अगर कोई मकबरा है प्रसिद्ध जिसको लोग पर्यटक वहाँ पर देखने जाते हैं, फिर कोई मंदिर है, महल है, ठीक है, जो भी है देखने लायक, तो उनको सुरक्षित रखना है, उन स्थानों को सुरक्षित रखना है जो ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं। तो इनको सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी होगी? हमारे राज्य की, हमारे सरकार की। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने के जो किले हैं, भवन हैं, उन पर अधिकार किसका हो गया? हमारी सरकार का, और सरकार उनको संरक्षण प्रदान कर रही है। आ रहा समझ में? जैसे ग्वालियर का किला, दिल्ली का लाल किला, इसके बाद फिर और भी बहुत सारे किले हैं, इंदौर में राजवाड़ा है, ये सब अब किसने ऑक्युपाइड कर लिया है? सब अधिकार सरकार के अधीन हो चुके हैं। अब सरकार इनके रख रखाव की जिम्मेदारी ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं इनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब हमारी सरकार की है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है इधर DPSP में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है आर्टिकल 50। तो अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इसका मतलब हो जाता है कि कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे। तो यहाँ पर कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? तो कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करने वाली एक संस्था। और यह कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो जो कार्यपालिका होगी उसका काम अलग होगा, कार्यपालिका अपना काम करेगी, ठीक है। कार्यपालिका में हम देखते हैं कि हमारे केंद्र के स्तर पर हमारे राष्ट्रपति, इसके बाद फिर हमारी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री, ये केंद्र के स्तर पर कार्यपालिका होती है। और राज्यों के स्तर पर हमारे राज्यपाल, इसके बाद फिर मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, ये राज्य में कार्यपालिका होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका केंद्र में राष्ट्रपति को कहा जाता है, और नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य में राज्यपाल को कहा जाता है। केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका मुख्य प्रधानमंत्री और उसकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को कहा जाता है, और राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और उसकी अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को कहा जाता है। तो ये कार्यपालिका अपना काम करे, और जो हमारी न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका अपना काम करे। न्यायपालिका मतलब हमारी जुडिशरी, मतलब केंद्र के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट,
या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और राज्यों के स्तर पर हमारे हाई कोर्ट। तो न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, दोनों एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करें, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 50 में, ये आपको याद रखना होगा। इसलिए इसको कहा जाता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लास्ट आर्टिकल 51। तो अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में हम सहयोग करेंगे, मतलब हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार सहयोग करेगी, और इसके बाद में हमारे देश के स्तर पर भी शांति व्यवस्था बनाए रखेगी हमारी सरकार, और सुरक्षा के लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी, जो आज भी हमारी सरकार कर रही है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 51 मतलब ये जो उदारवादी सिद्धांत है ये भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे संविधान के कुछ अन्य भागों में भी डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वे कौन कौन से भाग है और कौन कौन से अनुच्छेद है जिसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो देखिए इसमें पहला जाता है भाग 16। तो भाग 16 में भी डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, और किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि संघ मतलब केंद्र या राज्य के अधीन जो पद होते हैं और उनकी जब नियुक्तियां की जाएगी तो नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी ध्यान में रखा जाएगा, इनको भी आरक्षण दिया जाएगा, इनको भी नियुक्ति में महत्व दिया जाएगा। इसलिए आज हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है तो इसमें एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया गया है, इनको इस आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आ जाता है पार्ट 17 भाग 17। अब भाग 17 में क्या लिखा है? तो इसमें आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350 का खंड क, इसमें लिखा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, तो भाषाई अल्पसंख्यक मतलब कि जिनकी भाषा कम है, ऐसे लोगों को कहते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे होते हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 350 का पार्ट ए। आ रहा समझ में? और इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हमारी सरकार या हमारा राज्य प्रयासरत है कि इस अनुच्छेद को बढ़ावा दिया जाए। आ रहा समझ में? आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जैसे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिलनाडु की मातृभाषा तमिल है, तो वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन किस में प्रोवाइड की जाएगी? तमिल में। गुजरात में गुजराती में प्रदान की जाती है शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1ली से 5वीं तक की शिक्षा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 भाग हैं जिसमें हमारे राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, मतलब डीपीएसपी के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों भाग आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए वे कौन से 2 भाग है जिसमें यहाँ पर डीपीएसपी का भी वर्णन मिलता है। तो दोनों आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आ जाता है 351। तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो समय समय पर हमारी सरकार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रयास कर रही है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये संविधान के अन्य भागों में वर्णन भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो कब कब कौन कौन से संशोधन किए गए हैं ये देखिए इसमें। तो इसमें पहला आ जाता है 42वां संविधान संशोधन, और यह संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, 1976 में हुआ था। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए हैं? तो आपको याद रखना होगा आर्टिकल 39A या क, तो आर्टिकल 39 क या ए, फिर आर्टिकल 43A, फिर आर्टिकल 48A, ये इनको जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला अमेंडमेंट आ जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके तहत क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 45 था, तो इसमें
पहले 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया था, लेकिन जब ये संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। ये राज्य का कर्तव्य इसमें लिखा गया है। आ रहा समझ में? और इसे कब से लागू किया गया है तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू भी किया जा चुका है। और इसके बाद में इसका प्रावधान कहाँ पर है तो ये याद रखना होगा कि 86वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है 2002, इसकी धारा है 3, उसमें इसका वर्णन किया गया है और धारा 3 के तहत इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसके लिए हमारी सरकार फ्री में शिक्षा प्रदान कर रही है, कोई पैसा नहीं है इसके लिए, कोई फीस नहीं लेते सरकार इसकी। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और इसी अधिनियम के तहत, इसी संशोधन के तहत बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अब यह मौलिक अधिकार बना दिया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के खंड 1 में या 21 के खंड ए में शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और उधर माता पिता का कर्तव्य से बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संशोधन 97 तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें क्या हुआ तो इसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 43 आर्टिकल 43 का पार्ट बी, अनुच्छेद 43 का खंड ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत डीपीएसपी में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है आलोचना। तो इनकी आलोचना क्या है तो इनकी कुछ आलोचनाएं हैं जिसमें पहले विद्वान का नाम आता है एन श्रीनिवासन का। इन्होंने कहा है कि ये जो डीपीएसपी होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये तर्कहीन है और अनुचित हैं। ये इन्होंने कहा एन श्रीनिवासन ने। इसके बाद फिर अगला नाम आता है सर आइवर जेनिंग्स का। तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है, ये कहकर इन्होंने इसकी आलोचना की। इसके बाद फिर अगला जाता है केटी शाह। तो केटी शाह ने कहा है कि इनकी तुलना ऐसे चेक से इन्होंने की है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डीपीएसपी है ये एक चेक की तरह होते हैं, मतलब बैंक के पास अगर पैसा होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही सरकार के पास अगर पैसा होगा तो सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आपको प्रदान करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। इसलिए इन्होंने केटी शाह ने ऐसा कहा था। इसके बाद फिर अगला आ जाता है टी कृष्णमाचारी। इन्होंने कहा कि भावनाओं का ये स्थायी कूड़ा घर है, ये इन्होंने कहा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर ये किसने कहा है, तो ये टी कृष्णमाचारी ने कहा है। इसके बाद फिर अगला जाता है केसी वियर। तो केसी वियर ने कहा है कि धार्मिक उपदेश की संज्ञा दी इन्होंने कि ये धार्मिक उपदेश है बस, बाकी और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद में अगला आपको ध्यान रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता, आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। आ रहा समझ में? सरकार की इच्छा होगी तो आपको इनके लाभ प्रदान करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद फिर अगला जाता है नीति निर्देशक तत्व कभी कभी विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद या संघर्ष का कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी आलोचना समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद अंत में हम देखते हैं कि जो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर है तो देखिए इसमें पहला मूल अधिकार। तो जो मूल अधिकार होता है तो मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के भाग 3 में किया गया है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनका प्रावधान संविधान के भाग 4 में किया गया है। दूसरा अंतर यह है कि जो अपने फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, तो इनका प्रावधान संविधान के भाग 12 से लेकर संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान किया गया। याद रखना, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान है, जबकि जो डीपीएसपी होते हैं इनका प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि जो डीपीएसपी होते हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला इनमें अंतर आता है कि जो फंडामेंटल राइट होता है
यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि न्यायालय फंडामेंटल राइट को लागू करता है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं ये न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय होते हैं, मतलब न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता, इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। अब राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब कि हमारे देश में जब तक जनता चाहेगी तब तक सरकार अस्तित्व में रहेगी, ये होता है राजनीतिक लोकतंत्र, मतलब सरकार, जनता का शासन। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो डीपीएसपी होते हैं इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की जाती है। सामाजिक लोकतंत्र मतलब और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब, तो सामाजिक लोकतंत्र मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और आर्थिक लोकतंत्र मतलब हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि इनका स्वरूप नकारात्मक होता है, और जबकि जो डीपीएसपी होते हैं इनका स्वरूप सकारात्मक होता है। अब ये नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब क्या है कि जो डीपी अपने फंडामेंटल राइट होते हैं ये सरकार की शक्तियों को कम करने का कार्य करते हैं। मतलब सरकार इनका उल्लंघन अगर करेगी तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि जो डीपीएसपी होते हैं अब सरकार की इच्छा कि वो आपको लाभ योजना का दे या न दे, जितने लाभकारी योजनाएं चल रही, जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार की जब तक इच्छा होगी तब तक चलेगी, नहीं तो सरकार उनको बंद कर देगी। आ रहा समझ में। तो ये ऐसे होते हैं डीपीएसपी सकारात्मक। अगला आता है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ये संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है इन्हें, लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं तो ये विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मूल अधिकार और डीपीएसपी ये दोनों में अंतर समाप्त हुआ। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इसका टॉपिक डीपीएसपी का टॉपिक समाप्त हुआ, और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।